ह्यूमन जीनोम का मतलब हमारे डीएनए का लगभग 8% हिस्सा एंशिएंट वायरसेस से आ सकता है। सीरियसली? हाँ, और उन्हीं में से एक वायरल जीन है सिनसिटिन 1 जो एक्चुअली एक एम्ब्रियो को वूम में इम्प्लांट होने में हेल्प करता है। वाओ, बेसिकली एक वायरस हमें इंसान बनने में हेल्प कर रहा है। क्रेजी राइट? दैट्स एब्सोल्युटली वाइल्ड। तो चलो ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ आज की गहरी चर्चा शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम डाइव इन करें, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करो और वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। यू डोंट वांट टू मिस दिस। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हम एक सिंगल सेल से फुली ग्रोन अडल्ट कैसे बनते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड लाइफ इटसेल्फ। एग्जैक्टली तो आज का हमारा टॉपिक है पी नाथ चैप्टर C19 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स एंड पैटर्न्स एंड द ब्रॉड माइक्रो थीम फॉर टुडे इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो हियर्स आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे। पहले हम समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। जो कि बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। राइट। फिर हम ग्रोथ के पैटर्न्स और लॉज को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम लाइफ के अलग अलग स्टेजेस से गुजरेंगे फ्रॉम प्रीनेटल लाइफ टू ओल्ड एज, द होल टाइमलाइन। द होल टाइमलाइन। देन वील गेट इनटू द कंट्रोल रूम, हमारे जीन्स और हार्मोन्स, और फाइनली हम सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर। द अल्टीमेट डिबेट। रेडी हो? लेट्स अनपैक दिस। ओके, हेडिंग है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये सेम चीज है क्या? अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो बेसिकली दोस्त, ग्रोथ का मतलब है साइज में बढ़ना, जैसे हाइट या वेट। ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है ना? बिल्कुल, जिसे आप मेजर कर सकते हैं इंचेस में, किलोज में। एंड डेवलपमेंट का मतलब है स्किल्स का आना और मैच्योर होना, जैसे चलना या बोलना सीखना। एग्जैक्टली, ये क्वालिटेटिव चेंज है। इसको आप नंबर्स में नहीं बल्कि एबिलिटी में देखते हैं। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन एक छोटा सा पौधा, जब वो लंबा होता है दैट्स ग्रोथ। राइट। जब उस पर फूल और फल आने लगते हैं दैट्स डेवलपमेंट। सिंपल है ना? क्या बात है, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। चलो इस कॉमन कंफ्यूजन को और डीपली डिस्कस करते हैं। लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को अक्सर एक ही समझते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट। हाँ, एंड ये डिफरेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें ह्यूमन मैचुरेशन की कंप्लीट पिक्चर मिलती है। डॉक्टर्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब इन दोनों को अलग अलग ट्रैक करते हैं। तो कोर लॉजिक पर आते हैं। ग्रोथ यानी नेट इंक्रीज इन द साइज और मैसिव टिश्यूज। ये सेल मल्टीप्लिकेशन से होता है। प्राइमरली सेल मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इट्स समथिंग यू कैन मेजर इन नंबर्स। Right. Development, on the other hand, is about maturation and myelination of the nervous system. ये skills का acquisition है। सोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूजुअली प्रोसीड कंकरेंटली बट आर नॉट ऑलवेज इंटररिलेटेड। Exactly. इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? देखो, जब एक डॉक्टर बच्चे का चेकअप करता है, वो हाइट और वेट ग्रोथ भी मेजर करता है, हम्म, और वो ये भी पूछता है कि बच्चा पलटना, बैठना या चलना डेवलपमेंट सीखा या नहीं। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो टू कंक्लूड, ग्रोथ इज अबाउट गेटिंग बिगर, डेवलपमेंट इज अबाउट गेटिंग बेटर एंड मोर केपेबल। परफेक्ट समरी। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। सो अगर कोई जिम जाकर मसल्स बनाता है तो वो ग्रोथ है या डेवलपमेंट? प्राइमरीली वो ग्रोथ है, क्योंकि सेल का साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। ओके, लेकिन न्यू एक्सरसाइजेस की टेक्निक सीखना और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना वो डेवलपमेंट का पार्ट है। इंटरेस्टिंग। तो क्या ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल है? थोड़ा, पर एक सर्टेन लेवल की फिजिकल ग्रोथ जरूरी है। फॉर एग्जांपल ब्रेन की ग्रोथ, मतलब का फिजिकल साइज इंक्रीज होना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी थिंकिंग स्किल्स के लिए क्रूशियल है। आपने एक टर्म यूज किया था, माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका आसान मतलब क्या है? इमेजिन इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग। माइलिन वही कोटिंग है हमारे नर्व सेल्स पर। अच्छा। ये सिग्नल्स को फास्ट ट्रैवल करने में हेल्प करती है, जिससे हमारी स्किल्स, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन सब इंप्रूव होता है। सो इट्स प्योर डेवलपमेंट। Wow. So a child who is tall for their age, good growth, might not necessarily have the emotional skills of an older child. Slower development. एब्सोल्युटली, दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाई दे आर नॉट ऑलवेज इंटररिलेटेड। साइज और मैच्योरिटी दो अलग-अलग ट्रैक्स पर चल सकते हैं। Got it. So source में एक और बात है, expansion of cells, development के लिए भी लिखा है, और growth के लिए expansion of cell size. थोड़ा confusing है, isn't तो it? क्वेश्चन देखो, ग्रोथ में साइज एक्सपेंशन एक माइनर फैक्टर है, मेन फैक्टर सेल मल्टीप्लिकेशन है। Right. डेवलपमेंट में सेल एक्सपेंशन का मतलब है सेल्स का मैच्योर होना, उनके कनेक्शंस बढ़ना, न्यू पाथवेज बनना। नॉट जस्ट साइज, इट्स अबाउट इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट जस्ट वॉल्यूम। Ah, that makes sense now. Okay, so now pause and practice saying this aloud. Growth is quantitative size increase, development is qualitative skill acquisition. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So, mini recap for this section. In short, growth is about how big and development is about how skilled. 1.2 ह्यूमन ग्रोथ के पीरियड्स। नेक्स्ट हेडिंग, लाइफ के स्टेजेस फ्रॉम ओवम टू सेनेसेंस। The entire human timeline. हमारी पूरी लाइफ स्पैन को साइंटिस्ट ने अलग-अलग पीरियड्स या स्टेजेस में डिवाइड किया है। हर स्टेज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिल्कुल, जैसे वीडियो गेम के लेवल्स होते हैं। हाँ, I love that. So, for example, सोचो, एक स्टूडेंट पहले प्री स्कूल जाता है, फिर स्कूल, फिर कॉलेज। हर स्टेज की पढ़ाई और एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। लाइफ के ग्रोथ पीरियड्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। okay, let's look at the timeline of our lives. ये एक स्मूथ लाइन नहीं है, बल्कि डिस्टिंक्ट चैप्टर्स की सीरीज है। एंड ये कैटेगराइजेशन हमें हर स्टेज के स्पेसिफिक चेंजेस को स्टडी करने में हेल्प करती है। इससे हमें पता चलता है कि किस एज में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मेडिकली एंड डेवलपमेंटली। Okay, so the core logic. Sources एक डिटेल्ड टेबल देते हैं। Let's break it down. सबसे पहले
प्रीनेटल पीरियड। जन्म से पहले इसमें 3 स्टेजेस हैं। ओवम जो है 0 to 14 डेज, ओके, एम्ब्रियो फ्रॉम 14 डेज to 9 वीक्स एंड और फीटस फ्रॉम 9 वीक्स टू बर्थ। गॉट इट। अब आते हैं पोस्ट नेटल पीरियड पर। इसमें काफी स्टेजेस हैं। न्यूबॉर्न फर्स्ट 4 वीक्स, इन्फेंसी फर्स्ट ईयर, टॉडलर 1 to 3 years, राइट। प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 6 years, स्कूल एज चाइल्ड जो गर्ल्स के लिए 6 से 10 और बॉयज के लिए 6 से 12 साल है। ये डिफरेंस इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू दैट। फिर है अडोलेसेंस, गर्ल्स के लिए 10 से 18, बॉयज के लिए 12 से 20 साल। ओके, उसके बाद अडल्टहुड 20 to 40 years, मैच्योर 40 to 60 years और लास्ट में सेनेसेंट 60 years ऑनवर्ड। वाओ, दैट्स अ वेरी डिटेल्ड मैप। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो हर जगह दिखता है। बिल्कुल। टॉयज पर 3+ years लिखा होता है। स्कूल करिकुलम प्री स्कूल और स्कूल एज किड्स के लिए अलग होता है। मेडिसिन में डोसेजेस इन्फेंसी और अडल्टहुड के लिए डिफरेंट होते हैं। ये सब इसी कैटेगराइजेशन पर बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ एक वेल डिफाइंड जर्नी है जिसके हर मोड़ पर नए चेंजेस आते हैं। वेरी प्रिडिक्टेबल जर्नी बायोलॉजिकली स्पीकिंग। ओके, टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। प्रीनेटल पीरियड के 3 स्टेजेस, ओवम, एम्ब्रियो, फीटस में इतना स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन क्यों है? क्योंकि हर स्टेज में एक ड्रामेटिक शिफ्ट होता है। ओवम स्टेज में सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा है, अ बॉल ऑफ सेल्स। राइट। एम्ब्रियो स्टेज इज व्हेन ऑर्गन्स स्टार्ट फॉर्मिंग, द ब्लूप्रिंट बिकम्स अ स्ट्रक्चर। और फीटस स्टेज में वो ऑर्गन्स ग्रो और मैच्योर होते हैं। इट्स अ क्रिटिकल सीक्वेंस। मेक सेंस। दूसरा सवाल, स्कूल एज और एडोलेसेंस में बॉयज और गर्ल्स के एज रेंजेस अलग क्यों दिए हैं? सिंपल, क्योंकि गर्ल्स ऑन एवरेज प्यूबर्टी 2 साल पहले हिट करती हैं। उनका फिजिकल और सेक्सुअल मैचुरेशन बॉयज से पहले शुरू हो जाता है। सो इट्स अ बायोलॉजिकल टाइमिंग डिफरेंस। यस, सीनेसेंट पीरियड 60 से शुरू होता है, पर कई लोग 70s में भी बहुत एक्टिव होते हैं। बिल्कुल। ये जनरल बायोलॉजिकल मार्कर हैं। क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपके बर्थडे के हिसाब से एज और बायोलॉजिकल एज मतलब आपकी बॉडी की कंडीशन, ये बहुत अलग हो सकते हैं। हम इस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे। गुड पॉइंट। ओके, टॉडलर 1 to 3 और प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 6 में मेन डेवलपमेंटल फर्क क्या है? टॉडलरहुड इज अबाउट मास्टरिंग बेसिक मोबिलिटी, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग. ओके, Preschool is about refining motor skills like holding a crayon and, more importantly, a huge explosion in language and social skills. Getting ready for school. गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट, अडल्टहुड 20 to 40 एंड मैच्योर 40 to 60 के बीच क्या की डिफरेंस है? 20 to 40 is generally the peak of physical capabilities. Strength, stamina, reaction time, सब peak पर होता है. 40 to 60 is when a very gradual physiological decline begins, though it's often not very noticeable. सटल चेंजेस। Very subtle. ओके, प्रैक्टिस टाइम। चलो प्रैक्टिस करो। पोस्ट नेटल पीरियड के पहले 4 स्टेजेस बोलो। न्यूबॉर्न, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल। से इट आउट लाउड। एंड द मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ प्रिडिक्टेबल स्टेजेस में अनफोल्ड होती है, हर स्टेज अपने चैलेंजेस और माइलस्टोन्स के साथ। 1.3 ग्रोथ स्टडी करने के मेथड्स. नेक्स्ट अप द हाउ। Exactly. हेडिंग, हाउ डू वी स्टडी ग्रोथ, द साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिस्ट्स ग्रोथ को मेजर करने के लिए 3 मेन तरीके यूज करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल और सेमी लॉन्जिट्यूडनल। रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन आपको एक प्लांट की ग्रोथ ट्रैक करनी है. आप या तो एक ही प्लांट को 5 साल तक हर महीने मेजर कर सकते हैं, ओके, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, या फिर आप एक ही दिन में 1 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर पुराने अलग अलग प्लांट्स को मेजर कर सकते हैं. दैट्स क्रॉस सेक्शनल. नाइस एनालॉजी. तो हम इतने कॉन्फिडेंटली ग्रोथ के बारे में कैसे बात कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ डेकेड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। चलो देखते हैं ये स्टडीज कैसे की जाती हैं। एक्यूरेट डेटा के बिना ग्रोथ चार्ट्स या माइलस्टोन्स बनाना इम्पॉसिबल होता. ये मेथड्स हमें रिलायबल डेटा देते हैं. सो कोर लॉजिक, फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ स्टडी। इसमें सेम इंडिविजुअल को डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पर मेजर किया जाता है. इससे हमें डिस्टेंस ग्रोथ, टोटल हाइट कितनी हुई और ग्रोथ वेलोसिटी किस स्पीड से बढ़ी, दोनों पता चलता है. ग्रोथ वेलोसिटी, इंटरेस्टिंग टर्म। यस, द रेट ऑफ ग्रोथ. सोर्स में एक ग्राफ है जो दिखाता है कि एक बच्चे की हाइट 5 साल में 100 सेंटीमीटर और 12 साल में 150 सेंटीमीटर हो गई. ये लॉन्जिट्यूडनल डेटा है. ओके, सेकंड मेथड, क्रॉस सेक्शनल ग्रोथ स्टडी। इसमें एक ही टाइम पर डिफरेंट एजेस के लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके उनके मेजरमेंट्स लिए जाते हैं. ये फास्ट मेथड है. इसमें अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि आज का 5 साल का बच्चा वही ग्रोथ पैटर्न फॉलो करेगा जो आज के 10 साल के बच्चे ने किया था. मेक सेंस। और आखिरी सेमी लॉन्जिट्यूडनल। ये एक हाइब्रिड मेथड है. इसमें एक इंडिविजुअल के 2 मेजरमेंट्स फर्स्ट और लास्ट लिए जाते हैं और बीच के डेटा पॉइंट्स दूसरे इंडिविजुअल से लिए जा सकते हैं. इट्स अ मिक्स. सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? आपके डॉक्टर के पास जो ग्रोथ चार्ट होता है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से बने एवरेज डेटा पर बेस्ड होता है. ओके, लेकिन जब वो आपकी हाइट हर साल उस चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो वो आपकी पर्सनल लॉन्जिट्यूडनल स्टडी कर रहे होते हैं. वाह, सो वी एक्सपीरियंस बोथ। तो टू कंक्लूड, ये मेथड्स हमें इंडिविजुअल और पॉपुलेशन लेवल दोनों तरह के ग्रोथ पैटर्न्स को समझने की पावर देते हैं। प्रिसाइसली. क्वेश्चंस, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इससे हमें इंडिविजुअल वेरिएशंस का पता चलता है. ग्रोथ वेलोसिटी में छोटे छोटे स्पर्ट्स और डिप्स सिर्फ ऐसी स्टडी से पकड़े जा सकते हैं. इट्स वेरी प्रिसाइज फॉर वन पर्सन. तो फिर हम हमेशा लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज ही क्यों नहीं करते? इट साउंड्स सुपीरियर। क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होती हैं. सोचो, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को 20 साल तक फॉलो करना. ऑल्सो लोग स्टडी से ड्रॉप आउट कर सकते हैं, विच messes up the data. राइट, लॉजिस्टिक्स। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मेन ड्रॉबैक क्या है? ये इंडिविजुअल ग्रोथ वेलोसिटी नहीं बता सकती. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एज पर एवरेज साइज बताती है. यू मिस द डायनामिक्स ऑफ ग्रोथ, द एक्चुअल जर्नी. ओके, कैन यू एक्सप्लेन ग्रोथ वेलोसिटी अगेन? एग्जैक्टली क्या चीज है ये? ये रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी एक साल में हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ी. जैसे कार की स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, वैसे ही ग्रोथ की वेलोसिटी सेंटीमीटर पर ईयर में होती है. और ये कब सबसे हाई होती है? ये लॉन्जिट्यूडनल मेथड का क्या यूज है फिर, इफ इट्स अ मिक्स? ये कॉम्प्रोमाइज है.
इट्स अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। इससे हमें लॉन्जिट्यूडल स्टडी के कुछ बेनिफिट्स कम टाइम और कॉस्ट में मिल जाते हैं। Makes sense. Okay, practice time. Let's practice saying the three methods: longitudinal, cross-sectional, semi-longitudinal. गुड। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ग्रोथ को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट या तो एक ही इंसान को सालों तक फॉलो करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, या एक ही दिन में अलग अलग एज के लोगों को मेजर करते हैं, क्रॉस सेक्शनल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, द टू बिग लॉज ऑफ ग्रोथ, ऑर्डरलीनेस एंड ग्रेडियंट। The master plan. बेसिकली ह्यूमन ग्रोथ रैंडम नहीं है। ये दो मेन लॉज फॉलो करती हैं। फर्स्ट, ऑर्डरलीनेस। ग्रोथ की स्पीड प्रिडिक्टेबल स्टेजेस में फास्ट और स्लो होती है। Right. Second, growth gradient. ग्रोथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, सर से पैर तक और बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ। परफेक्ट। एक रियल लाइफ एग्जांपल. ऑर्डरलीनेस लॉ एक रोलर कोस्टर जैसा है। पहले फास्ट ऊपर इन्फेंसी, फिर स्लो चाइल्डहुड, फिर एक और बड़ा राइज प्यूबर्टी, और फिर फ्लैट। नाइस. और ग्रोथ ग्रेडियंट. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक बेबी। पहले वो अपना सर कंट्रोल करना सीखता है, फिर हाथ और फिर पैर, हेड टू टो डायरेक्शन। क्लियर. तो चलो डिस्कशन में चलते हैं. नेचर में केओस नहीं, पैटर्न्स हैं. ह्यूमन ग्रोथ भी ऐसी ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करती हैं. लेट्स लुक एट द टू मास्टर रूल्स. एंड ये लॉज यूनिवर्सल हैं। ये हर ह्यूमन पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो। दिस इज अ शेयर्ड बायोलॉजिकल हेरिटेज। ओके, द कोर लॉजिक. फर्स्ट, ऑर्डरलीनेस. ग्रोथ रेट एक सिग्मा शेप्ड या एस शेप्ड कर्व फॉलो करता है। ब्रेक इट डाउन फॉर अस. जेस्टेशन में फास्ट ग्रोथ, पोस्टनेटल फर्स्ट फ्यू मंथ्स में हाई रेट, फिर स्लो डाउन, मिड चाइल्डहुड में स्टेडी बट स्लो ग्रोथ, प्यूबर्टी में सेकंड एक्सेलरेटेड फेज जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, और उसके बाद? प्यूबर्टी के बाद स्लो डाउन और फिर स्टॉप। द एस कर्व कंप्लीट्स। ओके. सेकंड लॉ, ग्रोथ ग्रेडियंट. इसका ऑर्डर फिक्स्ड है. यस, इसमें दो डायरेक्शंस हैं। पहला सिफेलोकॉर्डल, हेड टू टो। फूटस में पहले हेड डेवलप होता है, फिर नेक, फिर आर्म्स। राइट. दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू आउटवर्ड्स। पहले टॉर्सो डेवलप होता है, फिर आर्म्स, फिर हैंड्स। सॉस में एक और चीज लिखी है अबाउट अ मैच्योरिटी ग्रेडियंट. यस, पोस्टनेटल लाइफ में भी मैच्योरिटी ग्रेडियंट दिखता है। फुट अपने अडल्ट साइज के ज्यादा करीब होता है थाई से, डिस्टल पार्ट्स पहले मैच्योर होते हैं। हम इस पर आते हैं। इंटरेस्टिंग. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? सेफेलोकॉर्डल ग्राउंड की वजह से बेबीज का सर उनकी बॉडी के कंपैरिजन में इतना बड़ा होता है। ब्रेन को प्रायोरिटी मिलती है और मोटर स्किल्स भी इसी ऑर्डर में आती हैं। पहले नेक संभालना, फिर बैठना, फिर चलना। So growth is not a mess. It's an orderly, directional and predictable process. Cool ना? वेरी कूल। Cross questioning time. ये सिग्मा शेप्ड कर्व का नाम एस शेप्ड क्यों है? अगर आप टोटल हाइट को एज के अगेंस्ट प्लॉट करें तो ग्राफ एस जैसा दिखता है। शुरू में स्टीप, फिर फ्लैटर और फिर प्यूबर्टी में फिर से स्टीप। अ स्ट्रेच्ड आउट एस। ओके. प्रॉक्सिमो डिस्टल ग्रेडियंट का अपर लिम्स में क्या एग्जांपल है? शोल्डर कंट्रोल पहले आता है, फिर एल्बो, फिर रिस्ट और सबसे लास्ट में फाइन फिंगर कंट्रोल, लाइक होल्डिंग अ पेन, सेंटर से पेरिफेरी तक। क्लियर. सोर्स कहता है गर्ल्स आर जनरली मोर एडवांस्ड इन मैच्योरिटी. क्या इससे ग्रोथ ग्रेडियंट लॉ बदल जाता है? नहीं, लॉ सेम रहता है। द ब्लूप्रिंट इज द सेम। गर्ल्स बस इस सीक्वेंस को बॉयज से थोड़ा जल्दी पूरा करती हैं। द डायरेक्शन सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल रिमेन्स द सेम फॉर बोथ। राइट. फीटल लाइफ में हेड इतना फास्ट क्यों ग्रो करता है? सिंपल एवोल्यूशनरी लॉजिक। ब्रेन डेवलपमेंट सबसे क्रिटिकल है। बॉडी का कमांड सेंटर पहले तैयार होना चाहिए, इसलिए नेचर ब्रेन को प्रायोरिटी देता है। ओके, नाउ फॉर द कंफ्यूजिंग पार्ट. मैच्योरिटी ग्रेडियंट में डिस्टल टू प्रॉक्सिमल लिखा है, जबकि ग्रोथ ग्रेडियंट प्रॉक्सिमो डिस्टल है. कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन स्लोली? ग्रेट कैच। ये थोड़ा ट्रिकी है। ग्रोथ यानी साइज इंक्रीज सेंटर से आउटवर्ड होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। द वेव ऑफ ग्रोथ मूव्स आउट। ओके. लेकिन मैच्योरिटी यानी अडल्ट स्टेटस के कितना करीब है वो डिस्टल पार्ट्स में पहले आती है। यानी आपके हाथ और पैर आपके आर्म्स और लेग्स से पहले अपने फाइनल अडल्ट साइज तक पहुंच जाते हैं। What? So my feet stop growing before my legs do? Exactly. This is what causes the gangly teenager look. Large hands and feet on limbs that haven't caught up yet. That's mind-blowing. Okay, practice time. Practice saying the two laws. Orderliness follows an S-curve. Growth gradient is cephalocaudal and proximodistal. Say it. Mini recap. In short, growth की speed predictable है, orderliness, और उसकी direction भी fixed है, सर से पैर, center से बाहर. Growth gradient. 2.2 growth curves or differential growth. Alright, next section. Heading. Not all parts grow the same. The different growth curves. This is where it gets really interesting. So, आपकी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स अलग-अलग स्पीड से ग्रो करते हैं. ब्रेन बचपन में ही ऑलमोस्ट फुल साइज का हो जाता है, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्यूबर्टी तक डॉर्मेंट रहते हैं. राइट? सोचो एक बिल्डिंग बन रही है। पहले फाउंडेशन और स्ट्रक्चर स्केलेटन ब्रेन बनाया जाता है। इंटीरियर डेकोरेशन और स्पेशल फीचर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में ऐड किए जाते हैं। बॉडी भी ऐसी ही प्रायोरिटी सेट करती है। What a great way to put it. अगर पूरी बॉडी एक ही रेट से ग्रो करती तो हम जायंट बेबीज जैसे दिखते. बट थैंकफुली हमारे पास डिफरेंशियल ग्रोथ है. ये डिफरेंट कर्व्स हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन ने किस चीज को कब प्रायोरिटी दी है। सर्वाइवल के लिए ब्रेन पहले, रिप्रोडक्शन के लिए गोनैड्स बाद में। इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। कोर लॉजिक. सोर्सेज में एक फेमस ग्राफ है फिग 28 जो ये दिखाता है. लेट्स ब्रेक इट डाउन. पहला कर्व. जनरल बॉडी ग्रोथ, ये वही एस शेप्ड कर्व है। इसमें मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनीज एटसेट्रा आते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड वन. सेकंड. % और 2 साल की एज तक 90% कंप्लीट हो जाता है। कर्व शुरू में बहुत स्टीप है, फिर फ्लैट। 90% by age 2. Amazing. थर्ड कर्व. द ग्रोथ ऑफ गोनैड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये बचपन में डोमिनेंट रहते हैं।
कर्व फ्लैट रहता है और फिर प्यूबर्टी में अचानक से रॉकेट की तरह स्टीप हो जाता है। Polar opposite of the brain curve. एग्जैक्टली और चौथा, सबसे यूनिक, लिम्फॉइड ग्रोथ। Right. ये यूनिक है। लिम्फॉइड टिश्यूज जैसे टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, ये मिड चाइल्डहुड में अपनी पीक पर होते हैं, इवन अडल्ट साइज से भी बड़े। फिर एडोलेसेंस में रिग्रेस करते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। Wait, they get bigger than adult size and then shrink? यस, इसका कर्व बेल शेप्ड है, ऊपर जाकर नीचे आता है। And a fifth one too, right? बॉयज और गर्ल्स में एडोलेसेंस के टाइम इसका पैटर्न अलग हो जाता है। This is so complex. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। यही वजह है कि टॉडलर्स के सर बड़े लगते हैं, ब्रेन कर्व, और क्यों 8 साल के बच्चे के टॉन्सिल्स अक्सर बड़े होते हैं, जिसे लिम्फॉइड हाइपोप्लाजिया कहते हैं, लिम्फॉइड कर्व। ये सब नॉर्मल डिफरेंशियल ग्रोथ का पार्ट है। सो द कंक्लूजन इज, बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपने टाइम पर ही बजता है टू क्रिएट अ परफेक्ट सिम्फनी। ब्यूटिफुली सेड। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस। ब्रेन का 90% ग्रोथ 2 साल तक हो जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या 2 साल के बाद हम स्मार्ट नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल। ग्रोथ का मतलब है फिजिकल साइज। ब्रेन का साइज ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कनेक्शंस यानी डेवलपमेंट वो पूरी लाइफ बनते रहते हैं, तो हम स्मार्ट बिल्कुल होते रहते हैं। सो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग फॉरएवर। परफेक्ट एनालॉजी। लिम्फोइड टिश्यू एडोलेसेंस में श्रिंक क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन? सोर्स सजेस्ट कि इसका रीजन सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ऑएस्ट्रोजन हैं, जो प्यूबर्टी में बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम मैच्योर हो जाता है, तो उसको इतने बड़े ओवर एक्टिव टिश्यूज की जरूरत नहीं रहती। सो इट्स प्लान्ड डाउनसाइजिंग। यस। सबक्यूटेनियस फैट 9 मंथ से 7 साल तक कम क्यों होता है? इस दौरान बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, वो आने वाली एनर्जी को फैट स्टोर करने की जगह यूज करते हैं। इसे टॉडलर थिनिंग भी कहते हैं। मेक सेंस। उनका बॉडी शेप चेंज होता है। ड्रास्टिकली। गोनैड्स का ग्रोथ प्यूबर्टी तक डोमिनेंट क्यों रहता है? बायोलॉजिकली व्हाई वेट? बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन की जरूरत फिजिकल मैच्योरिटी के बाद ही होती है। बचपन में एनर्जी, सर्वाइवल और ब्रेन डेवलपमेंट पर फोकस होती है। इट्स एन एनर्जी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। लास्ट क्वेश्चन। तो इन सब कर्व्स में से जनरल बॉडी ग्रोथ कर्व किनको रिप्रेजेंट करता है? मेनली स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनीज, जो ओवरऑल बॉडी साइज को डिफाइन करते हैं। द बेसिक चैसी ऑफ द बॉडी। गॉट इट। ओके, अब इन 4 मेन कर्व्स के नाम प्रैक्टिस करो। जनरल, ब्रेन, गोनाड्स, लिम्फोइड। रिमेंबर द शेप्स: एस शेप, स्टीप देन फ्लैट, फ्लैट देन स्टीप एंड बेल शेप। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स का अपना अपना ग्रोथ टाइम टेबल है। 2.3 दूसरे ग्रोथ पैटर्न्स। नेक्स्ट अप, कैचअप ग्रोथ एंड ग्रोथ चार्ट्स। द बॉडीज सुपर पावर्स। कैचअप ग्रोथ बॉडी की एक अमेजिंग एबिलिटी है। अगर बीमारी या मेलन्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, तो ठीक होने पर बॉडी नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा स्पीड से ग्रो करके उस गैप को कवर कर सकती है। इनक्रेडिबल रेजिलियंस। और ग्रोथ चार्ट्स इस सबको ट्रैक करने के विजुअल टूल्स हैं। राइट, द डॉक्टर्स रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रोथ। रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और आप गिर जाते हैं। जब आप उठते हैं तो आप एक्स्ट्रा स्पीड से दौड़ते हैं ताकि दूसरों को कैच अप कर सकें। बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। परफेक्ट। सो डिस्कशन, बॉडी सिर्फ ग्रो ही नहीं करती, उसके पास सेल्फ करेक्शन के भी सुपर पावर्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली कैचअप ग्रोथ, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मेलन्यूट्रिशन एक इशू है, और ग्रोथ चार्ट्स एक स्टैंडर्ड टूल है पीडियाट्रिक्स में वर्ल्ड वाइड। तो कोर लॉजिक क्या है? व्हाट इज कैचअप ग्रोथ? ये एक कंपनसेटरी ग्रोथ है। अगर स्ट्रेस जैसे इलनेस या स्टार्वेशन सिवियर या लंबा ना हो, तो कैचअप कंप्लीट हो सकता है। बॉडी डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए लिटरली एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है। और ग्रोथ चार्ट्स? जब एक लार्ज पॉपुलेशन के नॉर्मल बच्चों की हाइट, वेट को प्लॉट किया जाता है, तो एक बेल शेप्ड या गॉसियन कर्व बनता है। मतलब मोस्ट पीपल एवरेज होते हैं। इन चार्ट्स में परसेंटाइल लाइंस होती हैं। एग्जांपल 5th, 50th, 95th। अगर एक बच्चा 50th परसेंटाइल पर है, तो इसका मतलब 50% बच्चे उससे छोटे और 50% उससे लंबे हैं। सो इट्स अ कंपैरिजन टूल। एग्जैक्टली। इसका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट स्टडी है? हाँ, सोर्स में मेंशन है। स्टुटगार्ट, जर्मनी की स्टडी 1911-1953 ने दिखाया कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद बच्चों की हाइट वेट नॉर्मल से कम थी, डेमोन्स्ट्रेटिंग मेलन्यूट्रिशन इफेक्ट। जब कंडीशंस ठीक हुई, कैचअप ग्रोथ देखा गया। वाओ, हिस्ट्री रिकॉर्डेड इन चिल्ड्रंस हाइट्स। सो द कंक्लूजन इज, बॉडी रेजिलिएंट है और मॉडर्न साइंस के पास उसे ट्रैक करने के लिए एक्सीलेंट टूल्स हैं। यस। क्रॉस क्वेश्चंस। कैचअप ग्रोथ हमेशा कंप्लीट क्यों नहीं होता? अगर मेलन्यूट्रिशन या इलनेस बहुत लंबे टाइम तक या क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड में हो, जैसे इन्फेंसी, तो बॉडी उस लॉस्ट टाइम को पूरी तरह कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोजेस। सो टाइमिंग इज क्रिटिकल। वेरी क्रिटिकल। ग्रोथ चार्ट में अगर कोई बच्चा 5th परसेंटाइल पर है, तो क्या ये चिंता की बात है? जरूरी नहीं। अगर वो बच्चा हमेशा से 5th परसेंटाइल के आसपास है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो वो बस नेचुरली छोटा हो सकता है जेनेटिकली। तो प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब होती है जब एक बच्चा 75th परसेंटाइल से अचानक 25th पर ड्रॉप कर जाए। दैट इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम। इट्स द चेंज दैट मैटर्स। ओके, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व का आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग एवरेज हाइट वेट के होते हैं और बहुत कम लोग एक्सट्रीमली टॉल या एक्सट्रीमली शॉर्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर इन द मिडल। मेक सेंस। कैचअप ग्रोथ की वेलोसिटी नॉर्मल से 3 गुना तक हो सकती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती है? द बॉडी इज वेरी स्मार्ट। वो अपने मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट करती है, सारी अवेलेबल एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की तरफ चैनल कर देती है। इट्स लाइक पुटिंग द एंटायर फैक्ट्री ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। लास्ट क्वेश्चन, क्या अडल्ट्स में भी कैचअप ग्रोथ होता है? फॉर एग्जांपल आफ्टर लॉन्ग इलनेस? वेट रीगेन हो सकता है, मसल रीगेन हो सकता है, बट हाइट नहीं। स्केलेटल ग्रोथ प्लेट्स एडोलेसेंस के बाद फ्यूज हो जाती हैं, दे क्लोज।
कैचअप ग्रोथ प्राइमरली बच्चों और एडोलेसेंट्स में होता है। अंडरस्टूड। चलो प्रैक्टिस करो। कैचअप ग्रोथ इज कॉम्पेंसेटरी ग्रोथ आफ्टर स्ट्रेस। कॉम्पेंसेटरी ग्रोथ। एंड द मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बॉडी में रिकवरी की पावर है कैचअप ग्रोथ, और डॉक्टर्स के पास उसे मॉनिटर करने के चार्ट्स है। ओके, पार्ट 3, हेडिंग द 9-month मिरेकल, प्रीनेटल ग्रोथ। The fastest and most dramatic phase of our entire life. Let's discuss the content. It starts with a huge cellular increase. Unbelievable numbers. 0.2x 1012 से 2x 1012 cells तक. It's an explosion of life. फिर होता है morphogenesis. Fancy word for a simple idea. Regions और tissues का बनना. Cells सिर्फ multiply नहीं कर रहे हैं. They are organizing themselves into a body plan. Head, limbs, organs. और growth velocity? ये भी differential है. Length peak 18 weeks पर होता है. But weight peak 34 weeks पर होता है. First you get long, then you get heavy. And the source mentions something very important here, the 14-day rule. Yes, this is a profound ethical boundary in science. What is it? It's an international ethical standard that prohibits scientists from growing a human embryo in a lab for more than 14 days. Why 14 days specifically? Because day 14 is when a structure called the primitive streak appears. This is the first sign of a nervous system and the structure that defines the body's axis. It's the point where the embryo is committed to becoming a single individual and can no longer split into twins. So it's the biological point of individuality? Exactly. Before that, it's a collection of cells with potential. After that, it's an individual developmental path. That's a very heavy concept. 3.2 Infancy or childhood. जन्म से 10-12 साल. Next stage. Heading The Big Leaps. Infancy and childhood. The age of milestones. यहाँ physical milestones की बात करते हैं. Weight double in 5 months, triple in 1 year. Height भी rapidly बढ़ती है. Yes, growth velocity is very high, second only to the prenatal period. फिर आता है motor cleft development. इसमें 2 types है, gross motor Or fine motor. Gross motor skills involve large muscle groups. Head control, sitting up, crawling, walking. The big movements. और fine motor. Small muscles. Eye-hand coordination. Grasping a toy, using a spoon. And eventually a big one. Drawing a triangle. Triangle क्यों? Because it's surprisingly complex. It requires holding a pencil, fine motor, planning 3 distinct lines, cognitive skill, and connecting them at sharp angles, coordination. It's a huge developmental leap. Wow. और social language development. ये भी इसी stage में explode होता है. Social smile at around 6 weeks, stranger anxiety around 8 and 9 months, और फिर first words and simple sentences. The child becomes a social being. 3.3 Adolescence. 10 to 20 years के around. Okay, the next big one. Heading. The turbulent teens. Adolescence. Hormones take over. Let's start with the hormonal basis. It's a chain reaction, right? A cascade. The hypothalamus in the brain releases GnRH. This tells the pituitary gland to release LH and FSH. The 2 gonadotropins. Correct. Ye hormones travel to the gonads, testes in boys, ovaries in girls, and tell them to produce testosterone or estrogen. And then the magic happens. Then the storm begins. Bodily changes. सबसे पहले adolescent growth spurt. हाँ, height में sudden increase. और यहाँ boys और girls में difference दिखता है. Girls start this spurt around 10-11, boys around 12-13. इसीलिए for a year or 2, girls are often taller than boys in a class. Exactly. Source में इस height difference का reason भी दिया है. Men are taller on average, not just because their spurt is more intense, but also because they get 2 extra years of childhood growth before their spurt begins. Interesting. फिर आते हैं secondary sexual characteristics. Boys में testis growth, pubic hair, voice change. Girls में Breast bud development, pubic hair, and then menarche, the first menstrual period. the source also mentions variations. Yes, very important. For example, Indian boys often show these changes a bit later than Western boys. And the age of menarche varies greatly by location and socioeconomic status. Socioeconomic status. How? Better nutrition and healthcare often lead to an earlier age of menarche. It's a sign of a healthier population. 3.4 Post-adolescent growth or maturity. Heading. Are we done growing? Post-adolescent growth. Mostly, but not completely. So the vertebral column can still grow? Yes, between 20-30 years, the vertebral discs can thicken slightly, adding 3 to 5 mm to your height. It's not much, but it's not zero. और फिर height decline भी होती है? Huh. After 45 or 50, a gradual decline begins as the discs compress and posture changes. So maturity के biological criteria क्या हैं? How do scientists say, okay, growth is complete? 3 मेन क्राइटेरिया हैं. स्केलेटल मैच्योरिटी, जो ग्रोथ प्लेट्स की फ्यूजन को एक्सरे पर देखकर पता चलता है. Okay. डेंटल मैच्योरिटी यानी परमानेंट टीथ का इरप्शन, और एक नया कॉन्सेप्ट है शेप एज, जो बॉडी प्रोपोर्शंस में चेंज को देखता है. 3.5 Senescence. 60 plus साल. द फाइनल स्टेज. Heading. The golden years. Senescence. एजिंग. Visible signs तो सबको पता है. Graying hair, loss of strength. Yes, but the real changes are physiological. The body's ability to maintain homeostasis becomes less efficient. Systems decline. The source gives some striking numbers. It does. Max breathing capacity can drop by 50% from young adulthood to old age. But nerve conduction speed might only drop by 10%. ये difference क्यों? Because max breathing requires coordination between multiple systems. Nerves, muscles, lungs. Nerve conduction is just one system. Aging is a team problem. The connections between systems weaken more than the individual systems themselves. That's a profound insight. This brings up the idea of biological versus chronological age. Yes, your chronological age is your birthday. Your biological age is the state of your body. A healthy, active 70-year-old can have the biological age of a sedentary 50-year-old. Okay, now for the control room. Heading. The blueprint of life.
जेनेटिक कंट्रोल। द मास्टर आर्किटेक्ट। पहला कॉन्सेप्ट है इंडक्शन। ये एक चेन रिएक्शन है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स केमिकल सिग्नल्स भेजता है दूसरे ग्रुप को, टेलिंग देम व्हाट टू बिकम। यू बिकम द आई, यू बिकम द स्किन। फिर है सेल डिफरेंशिएशन। इसमें दो टाइप्स के जीन्स हैं, हाउसकीपिंग जीन्स जो हर सेल में ऑन रहते हैं फॉर बेसिक फंक्शंस, और लग्जरी जीन्स जो स्पेसिफिक सेल्स में ऑन होते हैं टू गिव देम देयर स्पेशल फंक्शन, लाइक द जीन फॉर इंसुलिन इज ओनली ऑन इन पैंक्रियाटिक सेल्स। ओके, और जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इट्स अबाउट हाउ लग्जरी जीन्स आर स्विच्ड ऑन और ऑफ. Transcriptional factors and enhancer sites act like keys and locks to activate specific genes at the right time. और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? The master controllers, homeotic genes. ये master genes हैं जो पूरे body plan को define करते हैं. They decide where the head goes, where the limbs go. A small mutation here can cause drastic changes, like a leg growing where an antenna should be in a fruit fly. 4.2 Biochemical or hormonal control. Next heading, the chemical messengers. Hormonal control. If genes are the blueprint, hormones are the project managers on site. Key hormones कौन से हैं? 4 main players. Thyroxine from the thyroid gland, crucial for brain development and metabolism. Growth hormone GH from the pituitary, the main driver of postnatal growth. और दूसरे दो? Testosterone in males and estrogen in females. The sex hormones that drive the adolescent growth spurt and sexual maturation. और इनका कंट्रोल लाइफ स्टेजेस के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल, प्रीनेटल पीरियड में CG, chorionic gonadotropin and testosterone for males are key. Postnatal childhood में GH is the king. और एडोलेसिस में GH और सेक्स हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं। इट्स अ हार्मोनल रिले रेस। And now the final section, the big one, heading the ultimate debate, nature versus nurture. The question of what makes us who we are. तो hereditary factors होते हैं, Genes and a concept called norm of reaction, which is the range of possibilities a single gene can produce depending on the environment. और environmental factors. Internal, like hormones, and external, like nutrition, climate, emotional stress. The most important point here is multiplicative interaction. Yes, this is the key takeaway. It's not genes plus environment. It's genes multiplied by environment. Explain this again. An additive model would mean good nutrition adds 2 inches to everyone. A multiplicative model means good nutrition might add 4 inches to someone with tall genes, but only 1 inch to someone with short genes. The environment amplifies the genetic potential. 5.2 Heredity study से सबूत, nature. Heading evidence for nature. What your genes say. सबसे strong evidence आता है twin studies से. Right. Identical MZ twins share 100% of their genes. Fraternal DZ twins share 50%. अगर कोई trait जैसे eye color MZ twins में DZ twins से कहीं ज्यादा common है तो वो strongly genetic है. Got it. दूसरा point? Pattern of growth. Source में example है Negroid versus Japanese skeletal features का. Environment change होने के बाद भी basic racial patterns in bone structure remain. और strong genetic basis. कुछ चीजें जैसे dental eruption timing और skeletal maturity ऑलमोस्ट पूरी तरह से जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। एनवायरनमेंट का इन पर बहुत कम असर होता है। 5.3 एनवायरमेंटल स्टडीज से सबूत, नर्चर। नाउ फॉर द अदर साइड, हेडिंग एविडेंस फॉर नर्चर, हाउ योर वर्ल्ड शेप्स यू। यहाँ सबसे पावरफुल एविडेंस है माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टडीज से। द जापानीज इन हवाई स्टडी। एग्जैक्टली। जापानीज फैमिलीज जो हवाई माइग्रेट कर गए, उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन जो अमेरिकन डाइट पर बड़े हुए अपने जापान के रिलेटिव से सिग्निफिकेंटली लंबे थे। सेम जीन्स, डिफरेंट एनवायरमेंट, डिफरेंट आउटकम। That's powerful. दूसरा evidence? War and famine stunted growth, better conditions allowed for catch-up growth. Clear environmental effect. Emotional factors भी हैं। Huh? Severe stress can inhibit GH secretion and literally stop a child's growth. It's called psychosocial dwarfism or climactic factors. Does living in a hot or cold place matter? The source says little to no role. Earlier people thought people in hot climates mature faster. But now we know nutrition is the main factor determining things like age of menarche, not climate. Phew, what a journey from a single cell to a complex human being. तो आज का हमारा broad micro theme था a comprehensive briefing on human growth and development. और हमने देखा कि growth जो कि size है और development जो कि skill है, दो अलग चीजें हैं। हमने देखा कि growth एक predictable S-curve, orderliness और direction growth gradient follow करती है। बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स का अपना अलग ग्रोथ स्केड्यूल होता है। ब्रेन पहले, गोनाड्स बाद में। और सबसे important, it's not nature or nurture. It's nature multiplied by nurture. आपके जीन्स पोटेंशियल सेट करते हैं, बट एनवायरनमेंट उस पोटेंशियल को रियलिटी बनने में हेल्प करता है। आपके लिए कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस टू टेस्ट योर नॉलेज। 1. Can you explain the difference between cephalocaudal and proximodistal growth in one sentence? 2. Why is the lymphoid growth curve bell-shaped? 3. What is the 14-day rule and why is it important? 4. Name the 2 gonadotropins released by the pituitary gland. 5. Explain the concept of norm of reaction for a gene. And 6. Why do twin studies use both identical MZ and fraternal DZ twins? ग्रेट क्वेश्चंस। और आज का आपका चैलेंज, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि उनके जनरेशन में एवरेज हाइट और आज के जनरेशन में एवरेज हाइट में क्या फर्क है।
देखो कि माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टडीज वाला कॉन्सेप्ट आपको अपनी ही फैमिली या कम्युनिटी में दिखता है या नहीं। इट्स अ फन वे टू सी दीज प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ। तो कैसा लगा ये डिटेल्ड सेशन? अगर आपका ब्रेन भी आज 90% कैपेसिटी पर चल रहा था तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Let us know. And if you haven't already, please subscribe, share it with a friend who loves biology and hit that notification bell. हम आपसे मिलेंगे अगली गहरी चर्चा में। तब तक keep learning and stay curious.